जैसे ही आए वैसे ही उनके रोड शो के दौरान जबरदस्त हंगामा हुआ। बताया जा रहा है कि पंजाब से कुछ शिक्षक आए थे जो विरोध कर रहे थे आम आदमी पार्टी का, और उन्होंने यहां पर हंगामा किया। और जैसे ही उन्होंने पर्चियां अरविंद केजरीवाल की तरफ फेंकी तो उस समय आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता थे वो उनसे भिड़ गए और उनके साथ अभद्रता की गई। हालांकि अरविंद केजरीवाल, जिस तरीके से आपने सुना, उनका ये कहना है कि ये तमाम जो चीजें हुई है, ये जो हंगामा हुआ, उसका जो श्रेय है वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस को दी जा रही है। तो इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। बलदेव राज जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी से हमारे साथ मौजूद हैं। करण नंदा जी, प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, और इसी के साथ एसके सहगल जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले शुरुआत बलदेव राज जी आप ही से करना चाहूंगी। देर आए दुरुस्त आए का कह सकते थे इसे, लेकिन वो भी नहीं हुआ। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल पहले बहुत देर से आए हैं, 12 तारीख को चुनाव है, वोटिंग है, और उससे मात्र एक हफ्ता पहले वो चुनाव प्रचार करने आए और उसमें भी हंगामा। बिल्कुल बिल्कुल। नमस्कार मुस्कान जी। देखिए, ये हिमाचल की बात नहीं है, पूरे देश में भाजपा जिस प्रकार से हंगामा बोल दो या शोर बोल दो, ये इनकी रिवायत रही है। जैसे ये बोल रहे हैं कि हम रिवाज बदलेंगे, तो ये भी एक भाजपा द्वारा ही एक रिवाज हर स्टेट में बनाया गया है। जब भी किसी पार्टी का कोई नेता आता है, या तो उनपे ईडी सीबीआई लगवा दो, या तो उनकी रैलियों में अपने, जैसे अरविंद केजरीवाल जी ने भी ऑलरेडी कहा भी वहां से कि वो भाड़े के उनको शब्द यूज किया गया। तो ये बिल्कुल साफ नजर है। दूसरा, इसमें सिक्योरिटी का भी एक पर्पज था, हिमाचल सिक्योरिटी का भी एक पर्पज था कि किस प्रोटोकॉल के अंदर वो अंदर आए और कैसे हुआ। लेकिन ये साफ दर्शाता है कि अरविंद केजरीवाल जी हिमाचल में आए और हिमाचल देवभूमि में वो आज आम आदमी पार्टी की रणनीतियां, आम आदमी पार्टी की गारंटियां और लोगों को अपने द्वारा, आम आदमी पार्टी द्वारा शिक्षा और स्वास्थ्य में वर्ल्ड लेवल पे चर्चित जो काम किए हैं वो उन्होंने लोगों को बताया। लेकिन आप हंगामे की बात कर रहे हैं, मैं वही बता रहा हूं, भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियां इतनी बौखला गई कि ये जो मेन मुद्दे हैं जनता के, उनको भटकाने के लिए ये सारे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं, ताकि अरविंद केजरीवाल जी की जो विश्वसनीयता है, आज अरविंद केजरीवाल जी को सुनने के लिए लोग सड़कों पे, सोशल मीडिया पे या मंचों पे या कहीं पे भी बेताबी से सुनने के लिए उत्सुक होते हैं। और क्यों होते हैं, उसका रीजन बहुत बड़ा अंतर है। आप देखिए, भाजपा और कांग्रेस के नेता आए दिन बहुत रैलियां कर रहे हैं, लेकिन यदि आप देखेंगे आज भी अरविंद केजरीवाल जी ने क्या बात की, मुझे स्कूल बनाने आते, मुझे हॉस्पिटल बनाने आते। आखिर अरविंद केजरीवाल जी ने ये बार बार कई मंचों से कहा है, हम राजनीति करने नहीं आए, हम राजनीति को बदलने आए। और इस राजनीति बदलने का जो प्रारूप है वो साफ दिख रहा है, वो देश में भी दिख रहा है और आज प्रदेश स्तर में भी दिख रहा है। जैसे ही आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने की घोषणा की, जयराम जी ने बिजली मुक्त कर दी, ठीक है, जयराम जी ने पानी मुक्त कर दिया, जयराम जी ने महिलाओं का हाफ किराया कर दिया, ठीक है। और आप देखेंगे कांग्रेस का, तो उन्होंने हर विधानसभा में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलने की बात कर दी, मोबाइल क्लिनिक की बात कर दी, बिजली 300 यूनिट मुक्त करने की बात कर दी। आप देखिए कितना बड़ा बदलाव, राजनीति बदल रही है। आज तक तो भाजपा कांग्रेस ने जनता के बारे में नहीं सोचा। अरविंद केजरीवाल जी की नीति यही है कि खजाना इन नेताओं के घर ना जाके जनता तक खजाना भरा जाए, और उसी बात को अरविंद केजरीवाल जी जनता के बीच पहुंचाना चाहते हैं। और ये दोनों पार्टियां यही तो चाहती नहीं है कि हम जो वोट बैंकिंग की राजनीति समाज में फैला के करते हैं, तोड़ के करते हैं, वो अरविंद केजरीवाल। ठीक है, चलिए करण नंदा जी आपके पास मैं आना चाहूंगी। जिस तरीके से बलदेव राज जी कह रहे हैं कि ये जो तमाम आज हंगामा हुआ वो बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उस पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगी, और चुनाव प्रचार किस तरीके से बीजेपी का चल रहा है।
पार्टी का ना तो हिमाचल प्रदेश में आधार था, ना है, ना रहेगा। आम आदमी पार्टी ने जो है वो पहले ही चुनाव शुरू होने से पहले ही हथियार डाल दिए। आप देखिए किस प्रकार से आम आदमी पार्टी का सफर रहा। आम आदमी पार्टी ने जो है पहले जो मीडिया के माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से जो है हिमाचल प्रदेश में एक जगह बनाने का प्रयास किया। उसके बाद बड़ी रैलियों के स्वरूप में हिमाचल प्रदेश में आए। जब इनके डिप्टी मुख्यमंत्री जो है सिसोदिया जी हिमाचल प्रदेश आए, उसके बाद उनके ऊपर जो है वो कार्रवाई भी जो है वो अनेकों प्रकार के भ्रष्टाचार के आरोप की चली। अरविंद केजरीवाल जी वो भी हिमाचल प्रदेश आए और इन्होंने जो है वो एक टूरिज्म जो डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश को बनाया। और किस प्रकार से ये जो है जो पंजाब, हरियाणा और दिल्ली से लाके जो है लोगों की रैलियां जो है हिमाचल प्रदेश में करनी शुरू करी। इससे पहले ये अपना जो है पैर जमाते तो इनके काफी पदाधिकारी जो है वो पार्टी को छोड़ के चले गए। और वर्तमान में जो है अभी हाल ही में गौरव शर्मा जो इनके प्रवक्ता है वो भी पार्टी को छोड़ के चले गए। और कल ही जो है हमारे भाट जी है उन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, वो इनके सह प्रभारी थे। उसके बाद इनको पता लगा है कि देखिए बड़ी रैलियों का तो स्वरूप इनका आ नहीं सकता। थोड़े टाइम बाद ये जो है 5 स्टार मीटिंगों के स्वरूप में चले गए। उसके बाद इनको पता लगा कि वहां भी जो है इनका जो है पूरा जो है पैठ नहीं जम पा रही। उसके बाद उन्होंने प्रचार रोक दिया। इनको नेता नहीं मिले, टिकट के आवेदक नहीं मिले और जिस प्रकार उन्होंने जो टिकटें बांटी, आप उसमें देखिए टिकटें बांटने के बाद इनका प्रचार थम गया, बिल्कुल थम गया। और मंडी में तो एक महिला ने जो है वो अपना नॉमिनेशन भरा और उसके बाद वापस ले लिया। मतलब उनको पहले ही पता लग गया कि भाई हमारी जमानत जब्त होने वाली है, हिमाचल प्रदेश में हमारा कोई भी दिलचस्प नहीं है। अगर टिकट मिलने के बाद कोई आवेदन करे और उसके बाद आवेदन को वापस ले ले तो कितनी बड़ी बात है। अगली बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से आज की रैली का घटनाक्रम रहा, आप देखिए किस प्रकार से फिर से ये पंजाब के लोग लाए और वहां से माहौल बिगाड़ने का कोशिश किया। झूठे वायदे करने और झूठे गारंटियां देना का तो इनका काम ही रह गया है। और तुरंत जो है लोगों ने वहां पे रिएक्शन पास किया। अगर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ताओं की बात कर रही है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सक्रिय है। जब उनके ऊपर जब भी कोई व्यक्ति देखता है तो वो दूर से कहता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। पर आम आदमी का पार्टी का कार्यकर्ता लोकल नहीं है, वो बिल्कुल टूरिस्ट है। मेरे को तो लगता है टूरिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि अब इनके पूरी रैली में झड़प हुई, पैम्फलेट फटे, लोगों ने माना कि ये जो है झूठे प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। पर आज जब जनता का मैंडेट इनके खिलाफ जा रहा है तो इनको विश्वास नहीं हो रहा है कि जनता का मैंडेट हमारे खिलाफ कैसे जा सकता है। लोगों को ये भी पता लग गया है कि इनके एजुकेशन इंस्टीट्यूट वो किस प्रकार एक स्कूल को इन्होंने मॉडल स्कूल बना के प्रचार करने का प्रयास किया, पर जनता का विश्वास उसमें से भी खो गया। जितने इन्होंने यहाँ पे अपना दुष्प्रचार करने की कोशिश करी, जनता जागरूक थी। मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश में कोई भी वर्चस्व नहीं है, ना होने वाले समय में होगा। तो इसलिए इनको प्रचार अभी भी बंद कर देना चाहिए। हथियार तो ये डाल ही चुके हैं, अब इनको जो अपना इन्फिल्ट्री है वो भी हिमाचल से बाहर ले जानी चाहिए। ठीक है सहगल साहब, जिस तरीके से आज काफी देर बाद अगर बात करें चुनाव प्रचार की, अगर हिमाचल में चुनाव प्रचार की बात करें तो उसमें चुनाव प्रचार करने के लिए पहली बार अरविंद केजरीवाल आए हैं हिमाचल में। पहली बार जब वो आए, पहली बार इस तरीके का हंगामा हुआ और उन्होंने आरोप मढ़ दिए बीजेपी और कांग्रेस पर। इसमें मैं बताना चाहूंगा सबसे पहले कि आम आदमी पार्टी जो है इसका जो एक सिर्फ मुख्य मकसद हिमाचल प्रदेश में चुनाव लड़ना नहीं है। ये चुनाव तो गुजरात में लड़ रही है और यहां पर ये सिर्फ अपना एक दिखावा कर रही है और अपने आप को एस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रही है। केजरीवाल जी आए हैं, जैसे और टूरिस्ट आते हैं, केजरीवाल जी भी ऐसे टूरिस्ट की तरह आए हैं और चले जाएंगे। यहाँ की वादियों की ठंडी हवा खा करके वो दोबारा लौट जाएंगे। बाकी रही बात ये अपने मुद्दों की कि ये शिक्षा की बात करते हैं, स्वास्थ्य की बात करते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश में शिक्षा का जो स्तर है केरला के बाद हम दूसरे नंबर पर हैं। हमारे यहाँ पर 90% साक्षरता है और ये स्कूल या उसका मॉडल बनाने की बात करते हैं कि भी हम एक एजुकेशन मॉडल यहाँ सेटअप करेंगे। मैं इनको बता देना चाहता हूं कि एजुकेशन मॉडल तो राजा वीरभद्र जी के समय से यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप है। राजा वीरभद्र सिंह जी ने हर 1.5 किलोमीटर के ऊपर स्कूल बनवाए और इसमें इसलिए बनवाए कि भी हमारी यहाँ की टोपोग्राफी पहाड़ी क्षेत्र है
आप जहां पर पार्टी पंजाब में या दिल्ली में है वो तो प्लेन क्षेत्र है, और यहां पर पहाड़ी क्षेत्र होने के नाते कि यहाँ का कोई भी बच्चा पढ़े लिखे पढ़े बगैर रह ना जाए, तो हर 1.5 किलोमीटर के उन्होंने स्कूल बनवाए, और हर 5 बच्चों के लिए भी स्कूल बनवाए। और उसके अलावा ये सिर्फ बातें करते हैं, दिल्ली प्लेन क्षेत्र है, वहां पर सारी सुविधाएं हैं, यहाँ पर ये रोल मॉडल्स, इनके पास कोई जादू की छड़ी नहीं है कि ये एक ही समय में, एक ही दिन में, या एक ही साल में, या एक ही टेन्योर में इतने स्कूल बना देंगे, दिल्ली जैसे मॉडल स्कूल बना देंगे। वो तो इन्होंने एक सैंपल के स्कूल बनाए हुए हैं कि जो अपने प्रचार में टीवी में दिखाते हैं, और इसके अलावा तो कुछ नहीं है। बाकी स्वास्थ्य की मोहल्ला क्लिनिक, इसकी वास्तविकता भी सभी को पता है। मोहल्ला क्लिनिक में आप अगर पंजाब में जाएं, आए दिन खबरें रहती हैं कि वहां पर ना दवाई है ना वहां पर डॉक्टर हैं। यही इनका ढकोसला दिल्ली में है। तो शिक्षा की जो सीख इनको तो हमारे यहां से लेनी चाहिए कि ये मॉडल ऑलरेडी यहां पर सेटअप है। स्वास्थ्य के बारे में अब मैं बताता हूं, हर पंचायत में हमारी पीएचसी है, और उसके अलावा स्वास्थ्य सुविधाएं हमारे यहाँ पर गांव गांव में हैं, आंगनवाड़ियां हैं। तो स्वास्थ्य के क्लिनिक मोहल्ला, ये बातें यहाँ पर संभव नहीं है। और स्वास्थ्य सुविधा अगर देखा जाए, हिमाचल एक छोटा सा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, और यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ के लोग जो है उनका आय का जरिया क्या है, कितनी उनकी पर कैपिटा इनकम है, पर उनको स्वास्थ्य की सुविधाएं, हमारे यहाँ पर जितने मेडिकल कॉलेज खुले हैं, उसके अलावा जितनी हमारी पीएचसी हैं, ये सारी सुविधाएं ऑलरेडी उनको मिल रही है। तो हमें इनसे सीखने की जरूरत नहीं है, और इनका यहाँ पर कोई वर्चस्व नहीं है। ये यहाँ पर आने से पहले ही हाँफ गए हैं। जी बलदेव जी, यहाँ पर आने से पहले ही आम आदमी पार्टी जो है वो हाफ गई है, ऐसा कह रहे हैं सहगल साहब। और उनका कहना है कि आपको यहाँ आने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि साक्षरता दर पहले से ही बहुत अच्छी है, वीरभद्र सरकार की ओर से ये काम किए गए हैं, और स्वास्थ्य भी पहले से ही बहुत अच्छा है हिमाचल में, ये कह रहे हैं सहगल साहब। बिल्कुल। मैं प्रवक्ता जी से और कांग्रेस और भाजपा दोनों को ही बताना चाहता हूँ, बड़ी अच्छी बात, कम से कम शिक्षा पे बात तो की, झूठी बोला लेकिन बात तो की, यही तो हम चाहते हैं। हिमाचल प्रदेश देवभूमि में जिस तरीके से इन दोनों पार्टियों ने, एक खोटे सिक्के के दो पहलू ये पार्टियां हैं। अभी मैं आपको बताता हूं क्या शिक्षा दी हिमाचल प्रदेश ने, कांग्रेस और भाजपा ने क्या शिक्षा की गुणवत्ता दी। इन्होंने शिक्षा की बात की, मैं कहना चाहता हूं कि राजा वीरभद्र जी ने और प्रेम कुमार धूमल जी ने और जितने भी मुख्यमंत्री रहे आज तक, उन्होंने क्या गुणवत्ता दी, वो मैं थोड़ा सा आपको आंकड़ा बताना चाहता हूं। आज हिमाचल प्रदेश में 2000 से ज्यादा सरकारी स्कूल ऐसे हैं जहां एक अध्यापक है। 6500 से ज्यादा ऐसे सरकारी स्कूल हैं जहां 2 अध्यापक हैं। 80% लगभग ऐसे सरकारी स्कूल हैं, आज भी डिजिटल इंडिया की बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी जी, जहां पे कंप्यूटर नहीं पहुंचा है। आज 86% स्कूल ऐसे हैं सरकारी जहां इंटरनेट नहीं पहुंचा है। 20% से ज्यादा अध्यापकों के पद खाली पड़े हैं। ये रही शिक्षा की बात। यहां कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे, आप बताइए जहां पे 80% स्कूलों में कंप्यूटर नहीं है, मुस्कान जी, क्या आप सोच सकते हैं कि हम डिजिटल भारत बना रहे हैं? और प्रौद्योगिकी के मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर जी। और 24% स्कूल ऐसे हैं जहां खेल के मैदान नहीं है। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है? अनुराग ठाकुर जी। हिमाचल देवभूमि को, और आज मैं ये भी बताना चाहता हूं, आज सरकारी स्कूल में बच्चे किसके पढ़ते? 99.9% लोअर मिडिल या गरीब के बच्चे। तो उन बच्चों के साथ इन दोनों सरकारों ने भेदभाव क्यों किया? आज इन मंत्रियों के बच्चे, और मैं बोलना चाहता हूं नाम लेके, अनुराग ठाकुर जी बताएं कि आपने स्पोर्ट्स ग्राउंड नहीं दिए, आपने कंप्यूटर नहीं दिए, खुद के बच्चे कहां पढ़ रहे हैं? विदेश में। किसका खजाना लुटा? गरीबों का, हिमाचल प्रदेश की जनता का खजाना लुटा। आप लोगों ने गरीबों के बच्चों के साथ अन्याय किया। आप दिल्ली का मॉडल बता रहे थे, मुस्कान जी, दिल्ली में हर हफ्ते किसी देश का प्रधानमंत्री, किसी देश का राजदूत, किसी देश का विदेश मंत्री और पूरे भारत देश के कई मुख्यमंत्री उस मॉडल को अपनाने देखने आ रहे हैं, और आप बात कर रहे हैं कि दिल्ली मॉडल नहीं है। द न्यूयॉर्क टाइम्स में उसकी चर्चा होती है।
कम से कम इस देवभूमि के बारे में कुछ तो अंतरात्मा को जगाइए। मुस्कान जी, आम आदमी पार्टी एक आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। हम अपना कैरियर, हजारों बार अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं और हम भी कहते हैं, हम अपना पूरा कैरियर दांव पे लगा के कई सालों से पार्टी में काम कर रहे हैं। हमें कोई पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं पार्टी में। हम हिमाचल देवभूमि को, इसको परिवर्तन करने आए हैं। आप बताइए हिमाचल प्रदेश में क्या है? मुख्यमंत्री धूमल जी आगे, उनका बेटा जी कैसे उपचुनाव से एंट्री मारते हैं, और बताना चाहिए कौन से सांसद थे जिनको रिश्वत के जुर्म में फंसाया गया था, किस मुख्यमंत्री ने किया था, कैसे अपने बेटे को एंट्री करवाई थी। लेकिन बलदेव जी, आप तीसरा विकल्प देने की बात कर रहे थे। जब भी केजरीवाल आते हैं हिमाचल प्रदेश में, पहले जितनी बार भी, आप सुनिए सवाल तो सुनिए, पहले जितनी बार भी केजरीवाल आए हैं हिमाचल प्रदेश में, उन्होंने कहा कि हम तीसरा विकल्प देंगे। चुनावों से मात्र एक हफ्ता पहले प्रचार कर रहे हैं कि आप तीसरा विकल्प दे सकते हैं क्या? कांग्रेस बीजेपी तो ये कह रही है कि आपने पहले ही हाथ खड़े कर दिए। आप जानते हैं क्या नहीं हो सकता कुछ हिमाचल प्रदेश में? मुस्कान जी, हाथ खड़े नहीं है, सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। हम आने वाली पीढ़ियों के लिए काम कर रहे हैं। इन भाजपा और कांग्रेस ने इस देवभूमि को, मैं देवभूमि में रहता हूं, मैं भी हिंदू हूं, मैं भी भारतीय हूं, मैं भी हिमाचली हूं, लेकिन देवभूमि जब बोलते हैं तो दिल में ठेस पहुंचती है। देवता के पास लोग मांगने आते थे, आज इन्होंने देवभूमि को कर्ज भूमि बना दिया है। दोनों सरकारों से पूछना चाहता हूं, कब ये देवभूमि को कर्ज मुक्त बनाएंगे? आप बताइए। हिमाचल में बिजली है, हिमाचल में पानी है। मुस्कान जी एक मिनट, हिमाचल में बिजली है, आपका सवाल का जवाब नहीं है, हिमाचल में टूरिज्म है, हिमाचल में आप सीमेंट की फैक्ट्रियां हैं, हिमाचल में बागवानी है, हिमाचल में एग्रीकल्चर है, हिमाचल में इंडस्ट्री लगी हुई है 32 में। कहां जा रहा है खजाना? ठीक है, कहां जा रहा है खजाना? नंदा साहब बता दीजिए, हिमाचल प्रदेश को कब कर्ज मुक्त बनाएंगे और खजाना कहां जा रहा है? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो तीसरा विकल्प दे रही है जनता को, अगर चली गई तीसरे विकल्प के पास तो आप क्या करेंगे? एक डब्बा जब खाली होता है तो वो विकल्प देने योग्य होता है, और जब एक डब्बा भरा होता है तो उसके अंदर जो है इनको देखना चाहिए कि तरक्की कितनी हुई है। अब मुझे ये बताएं कि जब से कांग्रेस और बीजेपी का काम चला हिमाचल प्रदेश क्या देश में, और हिमाचल प्रदेश में डबल इंजन सरकार ने काम किया, मैं इनको दिखना नहीं है कि किस प्रकार से जो है हेल्थ फैसिलिटी की ये दिल्ली में बात कर रहे हैं। इनके तो वहाँ पे जो ये पीएचसी मोहल्ला क्लिनिक खोल के बैठे हैं, वहाँ पे तो कबूतर बोल रहे हैं, उनकी झरझर हालत है। वहाँ पे जो है लोग जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। पर आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी ने नया आयाम चूमा है, इनको दिखता नहीं है। एम्स कहाँ से आया? ये एम्स समझते नहीं है कि एम्स जो है हिमाचल प्रदेश को कितनी बड़ी सौगात है, कितना बड़ा मेडिकल स्ट्रक्चर जो है एम्स के नहीं, लेकिन एक सवाल तो वाजिब है ना बलदेव जी का, नंदा साहब, के कर्ज मुक्त कब बनाएंगे? अब आपने पूछा एम्स कहां से आया, अब केंद्र से कर्जा लेकर अगर सरकार इस तरीके से बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? देखिए, कर्ज जो है, कर्ज भी तो एक चीज है ना, उसको कब कर्ज मुक्त करेंगे हिमाचल प्रदेश को, ये बता दीजिए। वो सवाल पूछ रहे हैं आपसे। सबसे पहली बात तो मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि हिमाचल एक सोशल वेलफेयर स्टेट है, और साथ में एक ये जो है कृषि से जुड़ी भूमि है, एप्पल बोल है, और साथ में आप देखिए कि किस प्रकार से कितनी इकोनॉमी जो है एग्रीकल्चर के साथ जुड़ी है। पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए कर्ज जो है ये कांग्रेस ने कितना छोड़ा और भाजपा ने कितना बढ़ाया, तो कर्ज की तो बात नहीं है। आज की डेट में आप पूरे भारत में जो है आप पूरी की पूरी लगा लो, क्या दिल्ली कर्ज मुक्त है? दिल्ली भी कर्ज मुक्त नहीं है। ये तो वहाँ पे गबन करते हैं, फाइलें जो है वो साइन ही नहीं करते हैं, और अपनी लिकर पॉलिसी के माध्यम से जब ये करप्शन पैदा करते हैं और उस पर अरविंद केजरीवाल बोलते हैं कि मैं टूर पे जा रहा हूँ और साइन करने से मुकरते हैं, तो इनको वहां नहीं दिखता कि भ्रष्टाचार कहाँ हो रहा है। उस पॉलिसी से क्या कर्ज बढ़ा या घटा, मैं भी इनसे पूछना चाहता हूँ। अब पंजाब में भगवंत मान जी जो है अपना मुख्यमंत्री बने, पर दिल्ली में बैठक बुला रहे हैं, उनको जो है वहां पे ठहरा रहे हैं, वहां पे फजूल खर्ची हो रही है, वो इनको नहीं दिख रहा है। पंजाब पे कितना ऋण है, उसके बावजूद जो है मैं आपको बता रहा हूँ जो सरप्लस स्टेट होती है वो ही एक फ्री बीज दे सकती है, पर इनको तो आदत है, ये बोलेंगे ये भी फ्री ले लो, वो भी फ्री ले लो, तो वो क्या पैसा इनकी जेब से निकल रहा है वो देखना चाहिए। क्या बिजली बनाने वाली उत्पादन स्टेट है दिल्ली? दिल्ली बिजली उत्पादन की स्टेट नहीं है। ये जो है ये अपनी दिल्ली को इतना कर्ज में डुबो रहे हैं
वहां पे नाश कर रहे हैं और हमसे पूछ रहे हैं। ये तो वही चीज होगी कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब आप अगर हिमाचल प्रदेश से दिल्ली चले गए हैं कर्ज को बताने के लिए, तो मैं भी जरा महाराष्ट्र चली जाऊं। महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ था, वहां से आपने बागी विधायकों को कहां रखा था और किसकी सरकार थी, कितनी फिजूल खर्ची हुई, वो भूल गए क्या? देखिए, फजूल खर्ची तो हमारी हुई नहीं है। जितना भी पैसा है वो डेवलपमेंट पे लगा है, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पे लगा है, रोड डेवलपमेंट। आप देखिए कि मैं तो आपसे ये पूछ रही हूँ कि महाराष्ट्र में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, आपने शिवसेना के बागी विधायकों को असम में रखा, गुवाहाटी में, वहां पर कौन सी फिजूल खर्ची हुई? क्या वहां नहीं हुई फजूल खर्ची? देखिए, फजूल खर्ची की बात ये इन्होंने शुरू करी और मैं उसको अंत कर रहा हूँ। तो बात तो ये है, इस पर बात करेंगे नहीं तो बात को आप अंत ही करेंगे। ठीक है, खैर वापस हिमाचल पर आते हैं। अन्ना हजारे जी की पॉलिसीज तो ये फॉलो नहीं कर पाए। अब ज्ञान बांटने चले पूरे भारत को। अब उन्होंने खुद ही बोला, अन्ना हजारे जी ने खुद ही बोला और इनको खुद ही अपना आईना दिखा दिया। तब भी देखिए बैठे हैं, जमे बैठे हैं, भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं, फजूल खर्ची भी कर रहे हैं। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा ज्ञान बांट रहे हैं। सबसे पहले जो है अपने आप को सुधारें और उसके बाद दूसरे के ऊपर उंगली करें। ठीक है, इनको तो समझ ही नहीं है कि ये प्रदेश को किस विपदा जो है उसके अंदर ले जा रहे हैं। वो कर्ज छोड़कर गई थी, उसका हम अभी तक भुगतान कर रहे हैं, इसलिए कर्ज मुक्त हुआ हिमाचल प्रदेश। मैं सिलसिलेवार दोनों वक्ताओं का मैं जवाब देना चाहूंगा। पहले आप वाले कह रहे हैं कि हम एक आंदोलन से पैदा हुए हैं, हमारी पार्टी एक आंदोलन से निकली है और ये सबको मालूम है कौन से आंदोलन से निकली है, वो आरएसएस के आंदोलन से निकली है। दूसरी बात, मैं इनकी बात से सहमत हूं कि अभी स्कूल में टीचर नहीं है और पीएचसी में स्टाफ या डॉक्टर्स नहीं है। भाई पिछले 5 साल में किस पार्टी का राज है? भाजपा पार्टी का राज है ना, हमारा राज थोड़ी है। पिछले 5 सालों में जो कांग्रेस पार्टी ने इतने स्कूल बनाए, इन्होंने वहां से टीचर निकाली है या आगे भर्तियां नहीं की, दी नहीं है। दूसरा, उसके अलावा जो हमारे स्वास्थ्य केंद्र हैं, पीएचसी हैं, उसमें इन्होंने खुद स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्य विभाग के कोई स्टाफ ही नहीं दिया। तो ये तो भाजपा का कसूर है, ये तो भाजपा से पूछना चाहिए, कांग्रेस से क्या पूछते हैं। रही बात इसमें कर्ज की बात करते हैं, कर्जा, अब आप ये बताएं कि 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा कर्जा हो गया है। पिछले 5 सालों में इतना कर्जा सरकार ले रही है, सरकार के पास कर्मचारियों को तनख्वाह देने का पैसा नहीं है, योजनाओं के नाम के ऊपर कोई विकास का कार्य इन्होंने किया नहीं है। तो उस केस में इन्होंने जब इतना कर्ज उठाया है और वो कहते हैं कि उधार लेकर के घी खाने वाली बात करती है ये सरकार कर रही है, तो कर्जा तो इन्होंने उठाया, ये जवाबदार हैं। इसलिए इनके पास ना तो कोई विकास के लिए कोई इनके पास योजना है, दूसरा उसके अलावा इनके ना कोई प्रशासनिक अनुभव है। जैसे अभी आप देखें कि पीछे क्या हुआ, लोक सेवा आयोग के जो चेयरमैन है, आप सुबह अनाउंस करते हैं, शाम को हटा देते हैं। ये इनके पास प्रशासनिक अनुभव भी नहीं है, राजनीतिक अनुभव भी नहीं है। तो लोन या इतना इन्होंने जितना उठाया, अगर उसका सही इस्तेमाल करते तो कितने प्रकार के विकास कार्य हो सकते थे। स्मार्ट सिटी के नाम पर आप देख लें, स्मार्ट सिटी के नाम पर सैकड़ों करोड़ रुपया खर्च किया गया, कहीं पर कोई कार्य दिखाई नहीं देता। और अगर स्मार्ट सिटी में भी भाजपा ने कोई कार्य किया होता जो दिखता, तो इनके विधायक हैं, भाजपा अपने विधायक का क्षेत्र एन चुनाव के वक्त नहीं बदल देती, ये इनकी सत्यता है। और आपका तो यहां पर कोई, जैसे मैंने शुरू में कहा, कोई वर्चस्व नहीं है। ये तो सिर्फ अपनी उपलब्धियां कोई दिल्ली में 1-2 की होंगी, ये हर तरफ यही उसका प्रचार करते फिर रहे हैं, इनके हाथ में कुछ नहीं है। अभी ये कांग्रेस पार्टी लिख रहे हैं, राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार यहाँ के मुख्यमंत्री रहे, उनके समय में विकास जो हुआ हर तरफ दिखाई देता है। आप ज्यादा दूर क्यों जाते हैं? आप राजधानी के आसपास के क्षेत्रों में देख लिए कितना विकास कराया है। आप जहां पर देखें, नया बस अड्डा बना है करोड़ों रुपए का, उसके बाद जो क्रॉसिंग है उसके ऊपर पार्किंग बनी है, लिफ्ट के सामने पार्किंग बनी है लोगों के लिए, ये लोगों की सुविधाएं हैं। आप रिज के पास जाएं, गेटी थिएटर है, उसका नवीनीकरण हुआ है। उसके अलावा आप टूटू क्षेत्र की तरफ जाएं, इस तरफ पीएचसी बनी है कि गांव के कितने, कम से कम 20-25 गांव के लोग वहां पर इलाज कराते हैं। उसके अलावा पानी की जो सुविधा है, 105 करोड़ रुपए की आईपीएच की पानी की सुविधा दी, इतनी बड़ी स्कीम दी। और भाजपा तो लोगों को पानी की इतनी स्कीम देने के बाद जल भी नहीं उपलब्ध करा पा रही। पाइप है, नल है, मगर सूखे हैं, ये सबको दिखता है।
तो ये होता है विकास। अगर मैं विकास गिराने बैठूं तो मेरे को लगता है कि भी हमारी डिबेट का जो समय है वो निकल जाएगा। मैं दूसरे जो प्रवक्ता है उनको भी समय दे देना चाहूंगा कि भी वो किसी मुद्दे पर आए और हमारे से जवाब भी ले लें। धन्यवाद। ठीक है बलदेव जी, अब सहगल साहब तो कह रहे हैं आप हमसे किसी भी चीज पर जवाब ले लें, हम आपको जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन एक बार फिर से उन्होंने अपनी बात रिपीट करते हुए कहा कि आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व नहीं है हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल, देखो मैं वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ कि भाजपा और कांग्रेस एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। आप किधर भी उसको उछाल लीजिए। आज भाजपा कांग्रेस युक्त हो रही है, जब कांग्रेस की बारी आएगी तो उधर से उधर एमएलए। वो पूरा देश देख रहा है, वो एक स्टेट का नहीं है, वो हर राज्य का हाल है। बड़े बड़े नेता कांग्रेस के कैसे चले गए भाजपा की पाले में, वो तो पूरा प्रदेश देख रहा है। बट मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बहुत सालों से हिमाचल प्रदेश में दो बड़ी दुखनीय बातें हो रही हैं। नंबर वन, इनकी सत्ता की बारी, कांग्रेस भाजपा, भाजपा कांग्रेस। दूसरा, परिवारवाद की पारी, पिता आ जाए, फिर उसका बेटा आ जाए, फिर उसके लॉ इन फादर आ जाए, पिता आ जाए, उसकी घरवाली आ जाए, फिर उसका बेटा आ जाए। आप यदि पूरी राजनीति हिमाचल की देखेंगे तो लगभग अधिकांश हिस्सा, मैं इसको आंकड़े के तौर पे यहाँ कहना नहीं चाहता हूं, बड़ा दुख होता है, इनके ही रिश्तेदारों को राजनीति में टिकट मिले। और कैसे? धनबल के जरिए। मैं आपकी पहले, मुस्कान जी मुझे 1 मिनट दीजिएगा। राजा वीरभद्र जी मुख्यमंत्री रहे, उनकी धर्मपत्नी आज अध्यक्ष है कांग्रेस की। 70 लाख बलदेव जी, आपकी इन सब बातों को जनता ऑलरेडी नकार चुकी है। आपके पास कोई मुद्दा कोई भी नहीं है। मैंने आपको बोलने दिया, कोई मुद्दा नहीं है। मैंने आपको, मैं मुद्दा है, यही बातें हैं और आप सिर्फ टीवी पर बनना चाहते अन्याय हैं। हुआ है, मुद्दा है। 70 लाख लोगों के साथ अन्याय हुआ है, 35 लाख महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। आप इस मुद्दे को मत हटाइए। सुनिए, एक 25 साल का किसकी है? जी होते किसकी हैं सरकार में? अभी सरकार मुद्दा किसकी है? कैसा है, मुद्दा कैसे, मैं बताता हूं उसको मुद्दा कैसे। मुस्कान जी, 25 साल के पुत्र जी होते हैं मुख्यमंत्री के, और उनको विधायक टिकट मिल जाता है। कैसे मिलता है वो सारी जनता जानती है। लेकिन हम किस अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं? आप बताइए मुझे सोशल मीडिया पे दिखा दीजिए। उन्हें टिकट क्षमता के आधार पर मिला है। दोनों मीडिया पर दिखा टिकट दीजिए, उन्हें क्षमता इन के आधार लोगों पर ने मिला है। कितना पार्टी का काम किया। आप झूठ बोल रहे हैं। उन्हें टिकट उनकी क्षमता के अनुसार मिला है। परिवारवाद की राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं प्रवक्ता जी। ये हम परिवारवाद राजनीति के खिलाफ लड़ रहे हैं। बहुत अब मुद्दे की बात चुकी है। मुद्दे की बात करें। मुस्कान जी, ये मुद्दे अब कोई मायने नहीं रखते हैं। पूछना चाहता हूं, जयराम जी स्पष्ट करें, हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आदरणीय जी स्पष्ट करें हिमाचल में आके रैलियों में, आप सत्ता में यदि आते हैं, आप ओपीएस बहाल करेंगे, हां या नहीं? कोई जवाब जनता को नहीं दे रही। क्यों आप छलावे की राजनीति कर रहे हैं? नंबर 2, भाजपा के प्रवक्ता बोल रहे थे कर्ज होता है, राज्य की स्थितियां ऐसी हैं। मैं कहना चाहता हूं, यदि आपको देवभूमि से प्यार है, यदि आप लोगों के खजाने भरना चाहते हैं, अपने घर के खजाने नहीं भरना चाहते हैं, तो क्यों नहीं आप भगवंत मान जी की तरह आप मल्टी पेंशन बंद कीजिए। लगभग प्रदेश का 42 से 48 लाख करोड़ के बीच में, 42 से 48 करोड़ के बीच में मल्टी पेंशन का फंड बचेगा। आज मुस्कान जी दुख होता है, मैं ग्राउंड पे काम करता हूं, डेली बच्चे मिलते हैं, आईटीआई होल्डर हैं, मल्टीटास्क वर्कर के नाम पे, बेरोजगारी के नाम पे लोगों के बच्चों के साथ शोषण भाजपा कर रही है। 4,500 रुपए तनख्वाह दे रही है। क्या मजबूरी है? हम इसी अन्याय के खिलाफ तो लड़ाई लड़ने आए हैं। सारा खजाना दोनों सरकारों ने लूट लिया और कर्जे पे कर्जा ले रहे हैं। आप बताइए हम क्या बोलते, गलत बोल रहे हैं? आप करिए, आपको देवभूमि से प्यार है, आप बोल रहे हैं विकल्प की जरूरत नहीं है, आप करिए इन मुद्दों को, आप करिए मल्टी पेंशन बंद। किसने रोका है आपको? पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को। मुस्कान जी दुख होता है देवभूमि जब बोलते हैं हम।
हम यही तो बात बोल रहे हैं। आप करिए, ओपीएस पे आप स्पष्ट नहीं बोल रही है भाजपा सरकार, मल्टी पेंशन पे आप बोल नहीं रही है, खजाने को लीकेज आप रोक नहीं रहे हैं, कर्जे पे कर्जा बढ़ रहा है। मैं वही तो बोल रहा हूं, दोनों सरकारों से एक ही प्रश्न कर रहा हूं, परिवारवाद राजनीति को आप खत्म नहीं कर रहे हो। आप न ये बता रहे हो कि कर्ज मुक्त हिमाचल देवभूमि होगा कब, अच्छे स्कूल बनेंगे कब। आज हिमाचल में 90.9% एक गवर्नमेंट टीचर, सरकारी अध्यापक अपने बच्चे को स्कूल में नहीं डालता है। क्या है ऐसा? उस विश्वसनीयता को जो खराब किया, जो खत्म किया, उसके लिए जिम्मेदार क्या आम आदमी पार्टी है? इतने सालों से राज किसने किया देश में और प्रदेश में? भाजपा और कांग्रेस ने। देखिए, पहले देश में और प्रदेश में धर्म का भेदभाव इन दोनों पार्टियों ने किया, जाति का भेदभाव किया, क्षेत्रवाद का भेदभाव किया। आज शिक्षा का भेदभाव प्रदेश और पूरे देश में हो रहा है। हम ठीक है बलदेव जी, ठीक है, आपके सवालों का जवाब अब देव जी, मेरा प्रश्न है, आ रही हूँ सहगल साहब, आ रही हूँ। क्या आप किसी प्राइवेट स्कूल से पढ़े हैं या सरकारी स्कूल से पढ़े हैं? ठीक है, चलिए आपके सवाल का जवाब मैं लूंगी उनसे। ठीक है सहगल साहब, ठीक है बलदेव जी, आ रही हूँ आपके पास। सहगल साहब आ रही हूँ, उससे पहले नंदा जी से मेरा सवाल है। ठीक है नंदा जी, बलदेव जी पूछ रहे हैं कि ओपीएस का मुद्दा अगर सरकार दोबारा आती है तो बहाल करेंगे कि नहीं करेंगे? मल्टीनेशनल कंपनी में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं। ठीक है सहगल साहब, ठीक है बलदेव जी, उसके ऊपर जा सकते हैं तो इससे हमारा स्तर पता चल सकता है कि हमारे यहाँ पर शिक्षा का स्तर केरला के बाद दूसरा स्तर है। ये ऐसे नहीं है। आज की परिस्थिति की बात कीजिए। ठीक है सहगल साहब, बलदेव जी, ठीक है करण नंदा जी। बलदेव जी पूछ रहे हैं आपसे, प्रधानमंत्री स्पष्ट करें और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर स्पष्ट करें, अगर एक बार फिर से सत्ता में आते हैं तो ओपीएस जो है वो फिर से बहाल होगी क्या नहीं? देखिए, ओपीएस जो है ये आज का मुद्दा नहीं है, ये 2003 का मुद्दा है। 2003 में ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रपोज किया था और प्रपोज करने के बाद जो है वो 2003 की सरकार, जो कांग्रेस की सरकार थी, उन्होंने इसको एक्सेप्ट किया था। अगर आप देखेंगे उस टाइम जो है 30% राइज जो है वो एम्प्लॉयज को मिला था। उसके बाद कांग्रेस जो है वो फिर से कार्यकाल में आई तो क्या उन्होंने ओपीएस का मुद्दा उठाया? इन्होंने नहीं उठाया। आज जब कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है तो ये एक चुनावी मुद्दे की तरह, एक चुनावी जिन की तरह ओपीएस को लेके आए हैं, जिनसे जनता को गुमराह कर रहे हैं। क्या लोगों को ओपीएस जब ये इन्होंने लागू किया कि इन्होंने हटाया और एनपीएस लाए तो लोगों को जो गेन हुआ 30% का वो तो इनको दिखता नहीं है। पर आज अगर ये ओपीएस की बात कर रहे हैं और इससे पहले इन्होंने कर्ज की बात करी तो मैं बताना चाहूंगा कि ओपीएस से कितना डेफिशिएट एक स्टेट पे क्रिएट होता है। आप देखिए 60% ऑफ द स्टेट इज एन एम्प्लॉय डोमिनेटेड स्टेट। अगर आप इस ओपीएस को लागू करेंगे तो कितना डेफिशिएट एक स्टेट पे क्रिएट होगा। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये एक स्टेट सब्जेक्ट नहीं है, ये एक सेंटर सब्जेक्ट है। और जब सेंटर जो है एक फाइनेंशियल पूरा ब्रैकेट चेक करती है, उसके बाद इसके ऊपर निर्णय लेती है, तो उसके अंदर ये अमेंडमेंट होके आएगा। पर उतना पैसा क्या पूरे देश के पास है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी झूठे वायदे करने नहीं आई है, झूठी घंटियां देने नहीं आई है। तो ओपीएस तभी लागू होगा अगर वो फाइनेंशियल एस्पेक्ट के अंदर फिट बैठेगा और उसकी वजह से देश और प्रांत उसकी जो है फाइनेंशियल स्थिति जो है वो घाटे की तरफ नहीं जाती दिखाई देगी। अगर ये चाहते हैं कि केवल इसको एक चुनावी मुद्दा बनाए, घोषणा करे, कैबिनेट से पास करे, सेंटर को भेजे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में और हाई कोर्ट में इसका केस लड़ते रहे तो ये आगे चले ना, जनता को गुमराह करें, किसने रोका है? पर ये ओपीएस तब लागू होगा जब सारी जो स्थितियां हैं वो सामान्य होगी और ठीक होगी। हम जनता को गुमराह करने नहीं आए, ये जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसलिए ये ओपीएस की वादे कर रहे हैं, करते रहें। पर मैं भी इनसे पूछना चाहूंगा क्या इन्होंने खर्चा कैलकुलेट किया? नहीं किया तो अभी करें और उसमें शून्य गिन ले कि कितना इनका पास पैसा भी है कि वो दे सके कि ना दे सके। इन पर जवाब नहीं, लेकिन बलदेव जी तो कह रहे हैं ना कि जो मल्टी पेंशन है उसको हम रोक देंगे, वहां से तो राजस्व बढ़ेगा सरकार का। वो कह रहे हैं मल्टी पेंशन पर सवाल पूछ रहे हैं आपसे, वो बंद कर दीजिए, पंजाब सरकार ने तो कर दी। 60% ऑफ जनता का मतलब है जो ये 78 करोड़ की बात कर रहे हैं, 78-100 करोड़ की बात हम ओपीएस के माध्यम से कर रहे हैं। 78 और 78 करोड़, 78-100 करोड़ में बहुत फर्क होता है। तो
तो इनको ये मैं समझना चाहिए कि आप झूठा वायदा करके और उसकी नंदा आपूर्ति नहीं साहब, कर- लेकिन एक बात तो है ना, कहावत तो सुनी होगी आपने, बूंद बूंद से सागर बनता है। देखिए, अगर आप वादा कर दे और उसको आप जो है फाइनेंशियल डेफिशिएंट के अंदर पूरा ना कर सके तो आप जनता को गुमराह नहीं कर रहे क्या? मैं इनसे पूछना चाहूंगा और मैं इनको ये बताना भी चाहूंगा। मतलब साफ है कि बीजेपी ओपीएस बहाली का वादा नहीं कर रही है, ये कह रहे हैं आप? देखिए, बीजेपी वही काम करेगी जिस पे बीजेपी को पता है कि हम कर सकते हैं, पर अभी जो है ओपीएस के बारे में जो है हमें ये वेट करना पड़ेगा कि क्या स्थितियां निकल के आती है। बड़ी सारी रिप्रेजेंटेशंस गई है, उसके ऊपर वर्किंग चल रही है, इसके ऊपर तो समय ही निर्णय लेगा। लेकिन पहली सरकार में भी तो चल रही थी ना ओपीएस। उठाए आप ही भी बता दीजिए, आप भी 2003 से देख रहे हैं, आज तक ये मुद्दा क्यों नहीं उठा, ये आप भी एनालाइज करें। ठीक है, चलिए सहगल साहब, करण नंदा जी कह रहे हैं कि भाई हम तो वही वादा करेंगे जो हम पूरा कर सकते हैं, और इसका मतलब ये है कि ओपीएस बहाली का वादा वो नहीं कर रहे हैं। 2003 में अटल बिहारी जी की सरकार थी तो बात कहां से उठी थी? इनकी केंद्र की सरकार से बात उठी थी। उसके बाद ये कहते हैं कि भाई हमने लागू क्यों नहीं किया। अरे हम तो लागू करने जा रहे हैं और हमने लागू ओपीएस किया भी है। हमने छत्तीसगढ़ में ओपीएस लागू कर दिया है, हमने राजस्थान में ओपीएस लागू कर दिया है। ये इनको क्यों चिंता हो रही है? अगर हमने वायदा किया है तो हम अपने वायदे को पूरा करेंगे। हम इनकी तरह झूठ नहीं बोलते हैं कि लोगों को बरगलाया। इन्होंने तो 15 लाख का भी बोला था, इन्होंने 15 लाख दिए। ये झूठ बोलने में के आदी है, ये आदि है। ये सब इनका जितना भी झूठे वायदे हैं जनता के सामने आ गया है। अब इनको चिंता हो गई है कि वाकई कांग्रेस सरकार अब बनने जा रही है और ये ओपीएस पक्का लागू करेगी, क्योंकि इन्होंने छत्तीसगढ़ में भी की है, राजस्थान में भी की है। दूसरी बात है, कहते हैं ये केंद्र का मुद्दा है, तो ये इनकी नीयत साफ नहीं है। ये जनता को, जिनको ओपीएस चाहिए, यहाँ के लाखों सरकारी कर्मचारी हैं, ये उनको एक तरीके से धमका रहे हैं कि भी पैसा तो हम देंगे, आपको कैसे मिलेगी। इनकी नीयत ही साफ नहीं है, ये ओपीएस नहीं देना चाहते। ये ओपीएस की बात छोड़ें, इन्होंने 1 रैंक 1 पेंशन की रिवाड़ी में माननीय मोदी जी ने डिक्लेरेशन की थी कि हम जो सैनिक हैं, पूर्व सैनिक हैं, उनको 1 रैंक 1 पेंशन देंगे। परंतु हमें मिला क्या? जो पूर्व सैनिक हैं उनको सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ा, उनको भी पेंशन नहीं मिली। उनको 1 रैंक 1 पेंशन की जो पेरिटी है वो इन्होंने आज तक नहीं दी है। उसके अतिरिक्त ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, इन्होंने सिर्फ एक बात कही है कि भी हमें ओपीएस अगर आप देते हैं तो हम इनका साथ देंगे। इन्होंने मना कर दिया है क्योंकि इनकी नीयत बिल्कुल भी सरकारी कर्मचारियों को ओपीएस देने की नहीं है। यहाँ तक कि हमारी जो भारतीय सेना है उसमें जवान भर्ती होंगे। नहीं तो एक बात तो सही है ना नंदा साहब के, सहगल साहब के, जो काम आप नहीं कर सकते वो आप जनता को फिर वायदे भी मत कीजिए उसके। आप लुभावने वायदे करके अगर सत्ता में आएंगे तो फिर जनता के साथ वायदे जो किए वो तो पूरे करने पड़ेंगे ना। आप वो कह रहे हैं कि हम नहीं पूरा कर सकते भाई ये वादा फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, तो वायदा भी नहीं कर रहे। किए हैं और अपने मैनिफेस्टो में हम देने जा रहे हैं, और जो हम वायदा करेंगे वो हम पूरा करेंगे। कांग्रेस जो वायदा करती है उसे पूरा कैसे करती करेंगे? है। फिर भाजपा जो की तरह जुमले नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, मैं मान गई आपकी बात, लेकिन जो 64 करोड़ से ऊपर का जो कर्जा है इस समय हिमाचल प्रदेश की सरकार पर, उसको कैसे खत्म करेंगे और उस कर्जे के बाद जो बचेगा उसको जनता को किस तरीके से वितरित करेंगे, ये बता दे। प्लानिंग क्या है आपकी? अगर आप कह रहे हैं आप घोषणा पत्र में देंगे तो कोई ना कोई प्लानिंग तो होगी। ये कर्जा जिस सरकार ने उठाया है ये उसकी जवाबदार है। हाँ। भाजपा सरकार ने उठाया है इतना 75,000 करोड़ से ज्यादा का कर्जा जो उठाया है, ये भाजपा सरकार इसकी जिम्मेवार है। इसकी जिम्मेवार कांग्रेस सरकार नहीं है। तो फिर कांग्रेस सरकार जो कर्जा छोड़कर गई थी, कांग्रेस सरकार जो कर्जा छोड़कर गई थी वो भी बीजेपी सरकार को पूरा नहीं करना चाहिए था, नहीं चुकाना चाहिए था। के लिए इन्होंने कर्जे उठाया, कांग्रेस सरकार ने तो कभी नहीं उठाया है जी। अच्छा, कांग्रेस सरकार ने कर्जा नहीं उठाया ये कह रहे हैं आप? कांग्रेस सरकार इतने करोड़ का कर्ज जो आप हिमाचल प्रदेश पर देवभूमि पर छोड़कर गए हैं सहगल साहब, आप जिस तरीके से कह रहे हैं इसका मतलब तो बीजेपी सरकार को कोई कर्जा नहीं देना चाहिए। विकास के कार्यों पर खर्च किया है, प्रदेश का विकास हुआ है, हर क्षेत्र में विकास हुआ है, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई अन्य क्षेत्र हो, चाहे तो विकास तो देखिए हर सरकार कुछ ना कुछ करके जाती है। बीजेपी ने तो एम्स खोल दिए, देख लीजिए, अस्पताल खोल दिए, कुछ ना कुछ तो हर सरकार कर रही है ना।
राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार में वो सारा जनता की भलाई में ही खर्च हुआ है, ना कि ऐशो आराम के ऊपर या अन्य किसी कार्य के लिए हुआ है। तो फिर आप चुकाइए ना वो और ना कर्जा। ही मैं तो कर्जे की बात कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि अगर बीजेपी सरकार ने कर्जा उठाया तो बीजेपी सरकार चुकाएगी, तो फिर बीजेपी सरकार आपके कर्जे की जिम्मेदारी क्यों ले? आप चुकाइए कर्जा जो आपने लिया, चाहे विकास में लगाए चाहे कहीं लगाए, आप चुकाइए वो कर्जा। ये जवाबदारी, ये कर्जा जो इन्होंने उठाया है उसकी जवाबदारी अभी जनता चुनाव में मांगने जा रही है। जब समय आएगा, जनता ने आपसे तो मांग ली, जनता ने सरकार में जवाबदारी, एक अनुभवी व्यक्ति बैठे आपसे हैं मांग ली जवाबदारी, तभी आप सत्ता से बाहर हुए। क्षमता है कि भी इसको कैसे टैकल किया जाएगा। हमारे पास बहुत रिसोर्सेज हैं जिनसे हम इनकम भी निकालेंगे, रिसोर्सेज है लेकिन बता नहीं पा रहे हैं आप एक भी प्लानिंग साइकिल। हमारे पास पावर सेक्टर है, हमारे पास इंडस्ट्री नई और लगाई जाएंगी, तो इस तरीके से हमारे पास सब सूझवान लोग बैठे हुए हैं, इनको चिंता करने की जरूरत नहीं है। लगाएंगे कहां से आप? मैं आपसे पूछ रही हूँ इनकम का सोर्स क्या है आपके पास? आप जनता से वायदे कर रहे हैं तो सोर्स भी तो होना चाहिए आपके पास। आप कहां से लाएंगे इतना बजट? हमारा पहाड़ी क्षेत्र है, पर्यटन के क्षेत्र में अपार संभावनाएं हैं। पूरी दुनिया हिमाचल प्रदेश को देखने के लिए आती है, उसमें विकास के अभी बहुत साधन है। उसमें अगर विकास के साधन है, पर्यटन से काफी राजस्व आप कमा सकते हैं, तो आपको अपनी सरकार में कर्जा नहीं लेना चाहिए था सहगल साहब। बलदेव जी। बिल्कुल बिल्कुल मुस्कान जी, बहुत कांग्रेस के प्रवक्ता जी ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया पर्यटन के बारे में, बहुत अच्छा। हिमाचल देवभूमि जो है हमारा पर्यटन का मेन केंद्र बिंदु है। और मुस्कान जी आपने भी बिल्कुल सही बोला, यदि पर्यटन ही होता तो फिर कर्जा क्यों लेना पड़ता? यही तो क्वेश्चन है। आप देखिए, मैं पहले ही कह चुका था कि एक ही खोटे सिक्के के दो पहलू हैं। दोनों पार्टियां, ऐसा नहीं बोला किसी प्रवक्ता जी ने, कांग्रेस और भाजपा को रिप्रेजेंट कर रही हैं कि हम भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, लीकेज बंद करेंगे, जो मंत्रियों की सिक्योरिटी या उनके ऊपर करोड़ों रुपए खर्चा है उसको कट ऑफ करेंगे, हम मल्टी पेंशन बंद करेंगे, हम पैसा बचाएंगे और रिसोर्स पैदा करेंगे। हाँ, कांग्रेस प्रवक्ता ने टूरिज्म पे केवल एक पॉइंट जरूर बोला, लेकिन मैं मुस्कान जी आपने बीच में बोला कि ऐसा क्या हुआ। एक्चुअली में क्या है, हिमाचल में टूरिज्म विभाग है, मुख्य बिंदु है, इसमें कोई शक नहीं। उससे बहुत ज्यादा रेवेन्यू हिमाचल में और आ सकती है और आ भी रही है। लेकिन प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है जो इनका टूरिज्म डिपार्टमेंट आज तक भी चल रहा है कांग्रेस के भाजपा के द्वारा। मैं दावे के साथ कहता हूं मुस्कान जी, और मैं इसलिए भी कह रहा हूं, मैं आम आदमी पार्टी को तो रिप्रेजेंट कर ही रहा हूं, मैं खुद टूरिज्म डिपार्टमेंट से 70% से ज्यादा हिमाचल में टूरिज्म के, हिमाचल टूरिज्म के या जो भी अंडर लाइसेंस होटल्स हैं या जो भी लॉजिंग है या जो भी टूरिज्म के स्थान हैं, वहां पे बिल नहीं करते, कोई टैक्स पे नहीं होता। अंडरग्राउंड मंत्रियों के रिश्तेदारों का प्रॉपर्टीज है, अंडरग्राउंड एमएलओ के रिश्तेदारों की प्रॉपर्टीज है। आप बताइए, जब 70% से ज्यादा इनकम ही ब्लैक मनी में जा रही है, प्रदेश कहां से ग्रो होगा? जब आपका बिल ही नहीं है, कोई टैक्स ही पे नहीं हो रहा, कोई लोगों को बिल नहीं दे जाते। आप जाइए होटल्स में, किसी होटल में, मेरा यही इशू है। आप देखिए, एक्चुअल में एडमिन नहीं है, जिस तरीके से वो एडमिन चलना चाहिए उस तरीके से एडमिन चल नहीं रही है। वो इतना ज्यादा टूरिज्म है हिमाचल में, पैसे की तो कमी नहीं होनी चाहिए, लेकिन मैं वही बोल रहा हूं कि नीयत सही नहीं है। ये भूमि को बचाने की बात नहीं है, इनको अपने घर कैसे भरने हैं। मल्टी पेंशन 1 मिनट में बोल देते भाजपा के प्रवक्ता, यस हम पक्ष में हैं, मल्टी पेंशन बंद होनी चाहिए, तो बहाने लगाएंगे, ऐसे होगा, कैलकुलेट होगा। आपको बताना चाहता हूं मुस्कान जी, जब अग्निवीर योजना चलाई गई और जब उनके ऊपर फंड के बात आई कि इनको पेंशन नहीं दी जाएगी, इनको नौकरी 4 साल का होगा, उसके बाद ये होगा, तो मुझे गर्व है कि मैं आम आदमी पार्टी में हूं। और संजय सिंह जी ने और राघव चड्ढा जी ने मंच से बोला था कि यदि कुछ फंड में जरूरत है तो आम आदमी पार्टी का हर सांसद या हर जो भी एमएलए है, आम आदमी पार्टी अपनी मल्टी पेंशन बंद करने को तैयार। हमें गर्व है। इनके मुंह से क्यों नहीं निकलता ऐसा? एक्चुअल में ये हिमाचल को क्यों नहीं बचाना चाहते हैं? क्यों नहीं बच्चों को अच्छा स्कूल देना चाहते हैं?
क्यों नहीं एक एसडीएम का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक टेबल पे बैठे? क्यों ऐसी प्रवृत्ति पैदा की जा रही है? कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे थे कि आपकी स्कूल से पढ़े थे। मैं यही तो इनसे बोल रहा हूं कि आज से 25 साल 20 साल पहले ये सिचुएशन नहीं थी, आज है। आज आप बताइए क्या एसडीएम अपने सरकारी स्कूल में पढ़ाता है बच्चे को? मैं ये बोलना चाहता हूं, मुस्कान जी एक मिनट, मैं यही तो इनसे कहा कि 99.9% खुद सरकारी अध्यापक भी अपने बच्चे को स्कूल में नहीं पढ़ाता। ठीक है, ठीक है बलदेव जी। करण जी, सहगल साहब कह रहे हैं कि अगर सरकार कर्जा बीजेपी की सरकार ने उठाया है तो कर्जा भी अगर उनकी सरकार आ भी जाती है तो वही कर्जा जो है वो अपना चुकाएंगे। इस तरीके की बात वो करें, आप जिम्मेदार हैं उसके। जल्दी से बात पूरी करिएगा, समय समाप्त हो रहा है। देखिए, कर जो है ये पुराना मुद्दा, मैं पहले ही बोल चुका हूँ। और ऐसा सोशल वेलफेयर स्टेट के बारे में इन्होंने खुद बोला कि हम एक सामाजिक सुरक्षा देने वाली जो है वो स्टेट है। और जब एक सामाजिक सुरक्षा देने वाली स्टेट होती है उसको बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज ऑफ इनकम से आपके बड़ी कम होती है। बात रही टूरिज्म की मैं इनको जवाब देना चाहूंगा कि टूरिज्म डेस्टिनेशन हिमाचल प्रदेश को बना रहे हैं, पर टूरिज्म से आप जो टूरिस्ट आ रहे हैं उनको सुविधा देंगे, पर आप जो है लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन के ऊपर कर्ज बढ़ाकर अपनी आमदनी नहीं बढ़ा सकते हैं। उनको आप जो है वो सुविधाएं देंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश में आने वाले होटल इंडस्ट्री और ये जब बढ़ेगी और इनको जगहें मिलेगी और उसके बाद जो है अपना ये होटल का व्यवसाय बढ़ाएंगे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से होम स्टे योजना जो है हिमाचल प्रदेश में अच्छी चल रही है, पर होम स्टे योजना पे इतना ज्यादा टैक्स नहीं है। तो आप एक साइड अपने कमाई के क्षेत्र को जो है वो टैक्स के दबाव में नहीं डाल सकते हैं। अगर ये सोच रहे हैं कि उनके ऊपर हम टैक्स लगाएंगे, अनेकों प्रकार के नाना प्रकार के कर्ज लगाएंगे और फिर अपना राजस्व बढ़ाएंगे, तो ये गलत सोच है। आप टूरिस्ट को बढ़ावा देने के लिए आपको टैक्स में सोप्स भी देने पड़ेंगे, आपको बिजली भी देनी पड़ेगी, आपको एक अच्छा रेट भी देना पड़ेगा कि उसके ऊपर खर्चे का बर्डन न डले। तो टूरिज्म को बढ़ाने की बात करें, हम सोशल वेलफेयर स्टेट है, हम सोशल वेलफेयर करते रहेंगे। 70 लाख की आबादी है, उनका ख्याल भी रखना है। तो ये वाला जो मुद्दा है मुझे लगता नहीं है कि ये कहीं आपके सामने जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। ठीक है करण जी। सहगल साहब, आखिरी कमेंट आपका पूरे मसले पर रहूंगी। इसमें टूरिज्म की जो बात चली है, कम से कम ये माने तो है दोनों प्रवक्ता के टूरिज्म में अपार संभावनाएं हैं। दूसरी बात कि हमारी जो पावर सेक्टर में भी अपार संभावनाएं हैं, उनको भी बढ़ाया जा सकता है। हमारी जो टोपोग्राफी है पावर सेक्टर के लिए बहुत बेहतरीन है, इसमें भी और ज्यादा कई नए प्रोजेक्ट लगाए जा सकते हैं जिससे बिजली, हमारा स्टेट तो पहले से ही है बिजली प्रोड्यूसिंग स्टेट है और बिजली सप्लाई कर रहा है। तो उस लिहाज से ऐसा नहीं है कि हमारे पास यहाँ पर कोई संभावनाएं ऐसी नहीं है कि हम पावर सेक्टर से हम बागवानी को और अच्छा बना सकते हैं। उसके अलावा टूरिज्म में जैसे ये कह रहे हैं कि भी उसमें टैक्स नहीं लगाएं, टैक्स या उसकी तो बात हमने की नहीं है कि घर घर में जो लोग अपना होम स्टे बनाया, ये भी कांग्रेस पार्टी की लाई हुई स्कीम है और इसमें लोगों को आय भी बढ़ रही है और उनको ये भी लग रहा है कि जो उनके ऐसे स्थल हैं, घर हैं या कोई चीज है बेकार पड़े हैं, उनका सही इस्तेमाल हो सकता है। जहां पर कई ऐसे खेत हैं जहां लोग खेती नहीं कर रहे हैं, वहां पर इको टूरिज्म का भी कार्य कर रहे हैं। तो ये कांग्रेस की दूरदर्शिता का ही परिणाम है। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सहगल साहब, बलदेव जी और करण नंदा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल का मिशन हिमाचल आज का रखा, ज्यादा कुछ खास ये दौरा नहीं रहा क्योंकि अपने दौरे को बीच में ही छोड़कर, अपने भाषण को बीच में छोड़कर केजरीवाल को जाना पड़ा। लेकिन अब ये देखना होगा कि 12 तारीख को वोटिंग होगी, ज्यादा दूर नहीं है, मात्र एक हफ्ते का समय बचा है। एक सप्ताह में किस तरीके से तमाम पार्टियां जो है वो प्रचार को तेज करेंगी और उसके बाद किस तरीके से कौन हिमाचल में किसके सर ये ताज सजेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए राष्ट्र धर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।